आखिर कौन है ये? आखिर कौन है ये महानायक जो सारी यातना झेलने के लिए तैयार हैं? आखिर कौन है ये शूर जो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं? आखिर कौन है ये युग पुरुष जिसने अपना सब कुछ मातृभूमि के लिए लुटा दिया? आखिर कौन है ये जो मधेशी जनता के लिए दर्जनों बार गिरफ्तार हुए और जेल गए? आखिर कौन है ये जो मधेश के लिए हरदम मर मिटने को तैयार है? मधेश के महानायक डॉक्टर सीके राउत। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि हुई है, तब तब हर युग में धर्म की रक्षा के लिए कोई ना कोई महापुरुष पैदा हुआ है। उसी तरह सैकड़ों वर्षों से अत्याचार से तड़प रहे मधेश में आशा की किरण के रूप में आए हैं मधेश के महानायक डॉक्टर सीके राउत। अपना जजाछि शिविया गंगाया सलान मास। कोशी बैरज से 10 किलोमीटर पश्चिम सप्तरी जिले में महादेवा गांव पड़ता है। आसगर गौरा शिविया रहबै कोना, शिविया रहबै कोना। अपना जजाछि शिविया गंगाया सलान मास। शिविया संग ही लगे न चालो, आसगर गौरा शिविया। उसी गांव में डॉक्टर सीके राउत अर्थात चंद्रकांत राउत का जन्म हुआ। गांव में ही वे पले बड़े। बर दिया बड़ी रे खुगानिया से, असगर गौरा शिविया जोर। गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में उन्होंने पढ़ना शुरू किया। उसके बाद वभन गामाकट्टी स्कूल से SLC अर्थात मैट्रिक परीक्षा सर्वोच्च अंक से पास की। शुरू से ही पढ़ने में तीक्ष्ण रहे डॉक्टर साहब के बचपन के विषय में अनेकों कारनामे प्रचलित हैं। ऐसे ही एक बार जब डॉक्टर साहब बचपन में कटी स्कूल से आ रहे थे तो एक अज्ञात साधु बाबा महादेव मंदिर पर विद्यार्थियों को प्रवचन दे रहे थे। उसी समय बहुत दूर ही आ रहे डॉक्टर साहब की ओर देखते हुए साधु बाबा ने विद्यार्थियों को कहा कि वो जो आ रहा है वही मेरी समस्या का हल कर सकेगा और वही इस मिट्टी का समस्या भी हल करेगा। जब डॉक्टर साहब पास आए तो साधु बाबा ने उन्हें अपनी गोद में बिठाया और उनको सवाल किया, जिसका जवाब डॉक्टर साहब ने धड़ाधड़ दे दिया। उसके बाद डॉक्टर साहब के माथे पर राख का तिलक लगाकर साधु बाबा गायब हो गए। मैट्रिक पास करने के बाद डॉक्टर साहब काठमांडू आए। काठमांडू में त्रिभुवन विश्वविद्यालय के पुलचोक इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया और तत्पश्चात उसी इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बैचलर उपाधि भी ली। गांव से आए तो क्या हुआ, गरीब पृष्ठभूमि के हुए तो क्या हुआ। वीर और तीक्ष्ण मधेशी होने का परिचय देते हुए डॉक्टर साहब पढ़ाई में अव्वल ही उतरते रहे और पूरे यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा अंक लेकर इंजीनियरिंग उत्तीर्ण हुए। उन्हें अनेकों उपाधियां और मेडल प्राप्त हुए। उन्हें कुल रत्न गोल्ड मेडल, युवा इंजीनियर पुरस्कार, ट्रैफमैन कफ एकेडमिक अचीवमेंट अवार्ड जैसे सम्मान प्राप्त हुए। उन्हें राजा ज्ञानेंद्र द्वारा महेंद्र विद्याभूषण पदक भी दिया गया।
इंजीनियरिंग करने के बाद डॉक्टर साहब लगभग 1 वर्ष एक कॉलेज में पढ़ाए और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट पद भी संभाले। उसके बाद जापान सरकार की छात्रवृत्ति पाकर डॉक्टर साहब पढ़ने के लिए जापान के टोक्यो यूनिवर्सिटी गए। देश विदेश में घूमते हुए, अनेकों सभा सम्मेलन में भाग लेते हुए टोक्यो यूनिवर्सिटी से डॉक्टर साहब ने इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मास्टर्स डिग्री हासिल की। उसके बाद छात्रवृत्ति पाकर डॉक्टर साहब विलायत के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए। वहीं से इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग में पीएचडी हासिल की। विलायत से पीएचडी पूरा करने के बाद डॉक्टर साहब अमेरिका में वैज्ञानिक के रूप में काम करने लगे। डॉक्टर साहब बचपन से ही मधेश के विषय में अभिरुचि रखते थे और मधेश के ऊपर किताब और लेख पढ़ा करते थे। मधेश के इतिहास के विषय में वे सदैव उत्सुक रहते थे। घर में भी बौद्धिक माहौल था। उस पर गजेंद्र बाबू का आना जाना, दरवाजे पर रहने से उनसे भी वे प्रेरित थे। मधेश की भूमि पर नेपाली सेना और पुलिस का रहना डॉक्टर साहब को बचपन से ही चुभता था। नेपालियों के औपनिवेशिक शासन, नेपाली भाषा भेष का लादना, नेपाली में ही पढ़ने की जरूरत होना, मधेशियों की भूमि छीनकर पहाड़ियों का बस जाना, मधेशियों को नौकरी न मिलना, ये सारी बातें डॉक्टर साहब को शुरू से ही चुभती थी और डॉक्टर साहब उन समस्याओं के समाधान के विषय में सोचते रहते थे। डॉक्टर साहब जब पढ़ने के लिए काठमांडू गए और मधेशियों के ऊपर होते हुए विभेद और रंग भेद देखा तो उनका गहरा प्रभाव डॉक्टर साहब के मस्तिष्क पर पड़ा। खास करके 2057 साल में जब ऋतिक रोशन कांड हुआ, उसका बहुत ही गहरा असर डॉक्टर साहब पर हुआ। उसमें मधेशियों को काले रंग के आधार पर तलाश कर करके पीटा गया था। मधेशियों की दुकान और घरों में आग लगा दी गई। डॉक्टर साहब यह सोचने पर विवश हो गए कि अगर यह देश हमारा भी है तो हम पर इस तरह की रंग भेदी आक्रमण क्यों, हम पर यह विभेद क्यों, हम दास बनकर जीने पर मजबूर क्यों। और डॉक्टर साहब के मन में उसी दिन से स्वतंत्र मधेश यानी आजादी के लिए भावना जाग गई। फिर भी उस समय डॉक्टर साहब मधेश के लिए खुलकर नहीं लगे। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण उनके मन में सदैव दुविधा रहती थी कि वो भगवान की भक्ति में लगे, सत्य की खोज में लगे या मधेश की सेवा में। उसी दौरान डॉक्टर साहब जापान गए और वहां उन्होंने भव्य भौतिक प्रगति देखी, पर कहीं किसी में शांति और संतुष्टि नहीं। उनका मन भौतिक प्रगति से ऊब गया और वे सन्यासी होने के लिए जोगी के वेश में भारत तीर्थ यात्रा पर निकल गए। सत्यसाई आश्रम, रामेश्वरम, कन्याकुमारी तक भ्रमण किए। मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद भटकते रहे, यात्रा करते रहे। उसी दौरान उन्हें बोध हुआ कि वे जितना भी भाग जाए पर मधेशी होने की पहचान से नहीं भाग सकते। मधेश की सेवा ही भगवान की सेवा है। हम उस जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। हमारा जन्म ही मधेश की सेवा के लिए हुआ है। और यह जानकर डॉक्टर साहब पुनः लौट गए।
डॉक्टर साहब जब पढ़ने के लिए विदेश भी गए तो वहां पर भी वे मधेश की समस्या के विषय में सोचते रहे। उन्हें एक पल चैन नहीं मिलता था। अपनी मातृभूमि के विषय में, मधेश की मुक्ति के विषय में, मधेशियों के अधिकार के विषय में सोचते रहते। मधेश के हेतु प्रचार प्रसार करते रहते। जापान और विलायत में भी उन्होंने मधेश का प्रचार प्रसार किया। मधेश.com वेबसाइट खोलकर, मधेश के विषय पर वीडियो बनाकर और अनेकों पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखकर भी वे मधेश का प्रचार करते रहे। उसी दौरान 2063 साल में नेपालगंज में नेपाली मधेशी दंगा हुआ। उसमें नेपाली लोगों ने पुलिस के सहयोग में मधेशियों पर आक्रमण किया। मधेशियों की दुकान और घरों में आग लगा दी। उस घटना ने डॉक्टर साहब को पुनः झटका दिया। उस समय डॉक्टर साहब विलायत में अध्ययनरत थे। विलायत के बाद जब डॉक्टर साहब अमेरिका भी गए तो वहां भी मधेश की मुक्ति के लिए लगे रहे। उन्होंने मधेश के विषय पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और दूसरे जगहों पर प्रवचन भी दिया। डॉक्टर साहब ने विदेश में रहते आए सभी मधेशियों को संगठित करने के लिए गैर आवासीय मधेशी संघ का भी गठन किया। मधेश के मुद्दों को उठाने के लिए न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की बैठकों में भी भाग लिया। इसी बीच में डॉक्टर साहब मधेश लौटे और मधेश की वर्तमान स्थिति जानने के लिए मेचिस से महाकाली यात्रा की। इस दौरान उन्होंने किसान की समस्या को समझा। खेती करेल छै अखनी तो आब पानी नहीं छै। अखनी मशीन से पानी दे रहल छै ना, पानी सूखल जाय छै ना, कादो। सब नेता एकदम जल्दी चढ़ेले या धोती में आ झाड़े या सोचे आ जनता मरे या कोनो चीज का सुनवाई नहीं कर रहल। मजदूरों से उनकी हालात को जाना। दलित और मुस्लिमों से बातचीत की। सब गरीब तरह तरह कह रहल छै, सरकार अते दलित में चीज भेजे छै मगर ऊपरे में खा जाय छै, जनता को कोनो प्राप्ति नहीं छै। थारू कमैया और कमलरी की दास्ता भरी जिंदगी को देखा। आदिवासी भूमिहीनों की स्थिति को जाना पहचाना। बंदूक उठाए रहे हैं, हमें कुछ ना मिल रहा है। बंदूक ना उठाए रहो, मंजा से बैठे ढुकते। नंदी वैसी रहेगा, एक कट्ठा रहेगा तो हमारे घर बार सब हम चल गए। अब हम कहाँ जाएं? महिलाओं और बच्चों की हालात देखी और ये सब देखने के बाद डॉक्टर साहब का दिल तड़प उठा। उन्होंने सोचा, जब हमारे अपने लोग यहाँ भूखे नंगे मर रहे हैं तो इनकी समस्याओं को समाधान करने की बजाय मैं अमेरिका में क्या कर रहा हूं? मातृभूमि जब तड़प रही है तो मैं और इंतजार कैसे करूं? और डॉक्टर साहब ने अमेरिका में वैज्ञानिक की नौकरी तुरंत ही छोड़ने का फैसला किया। और अंततः डॉक्टर साहब 2068 साल कार्तिक माह में सदा के लिए अमेरिका से वापस लौट गए, अपनी नौकरी, करियर, सुख शयल सभी छोड़कर। उसके बाद डॉक्टर साहब मधेश में गांव-गांव घूमते रहे, लोगों से जुड़ते रहे और समस्याओं की पहचान करने में लगे रहे। गांव-गांव जाकर धूल मिट्टी खाते रहे, भूखे पेट और नंगे पांव भी चलते हुए जनता की सेवा करने में जुट गए।
डॉक्टर साहब जगह जगह घूमकर अपने विचारों को फैलाने लगे। खेत खलिहानों में जाकर, गांव देहातों में भी जाकर लोगों को समझाते रहे। पहाड़ियों के अन्याय और अत्याचार से तड़प रहे मधेशियों में डॉक्टर साहब का विचार आग की तरह फैलने लगा। लोग उमड़ उमड़ कर डॉक्टर साहब की बात सुनने के लिए आने लगे, पर नेपाल सरकार को वो हजम नहीं हुआ। 2071 साल भादो 28 गते शनिवार मोरंग जिले में रंगेली के पास 2 दर्जन से ज्यादा सशस्त्र पुलिस ने घेरा डालकर डॉक्टर साहब को वहां से गिरफ्तार किया। बिना कोई पकड़ाव पूर्जी रातों रात पुलिस ने डॉक्टर साहब को गायब कर दिया और अज्ञात कर दिया। ये खबर सनसनी की तरह पूरे देश में फैल गई। मधेशी जनता तुरंत सड़कों पर उतर आई और डॉक्टर साहब की स्थिति सार्वजनिक करने के लिए प्रदर्शन करने लगी। जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हुआ। उन पर नेपाली पुलिस ने दमन किया। कई मधेशी घायल हुए। कई लोगों के हाथ पैर भी अत्याचारी नेपाली पुलिस ने तोड़ दिए। डॉक्टर साहब को नेपाली पुलिस ने यातना पूर्वक रखा था। मध्य रात को नेपाली पुलिस उठाकर उन्हें जान से मारने की धमकी भी देती थी। शारीरिक और मानसिक यातना दिए जाने और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता हनन होने की बात का विरोध करते हुए डॉक्टर साहब पुलिस हिरासत में ही आमरण अनशन पर बैठ गए। आमरण अनशन की वजह से डॉक्टर साहब की तबीयत बिगड़ती गई और वे शारीरिक रूप से कमजोर होते गए। पुलिस रात को उन्हें उठाकर अस्पताल ले जाती और स्लाइन करा के फिर सलाखों के पीछे बंद कर देती। अंततः तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। टीचिंग हॉस्पिटल में मौत से जूझते हुए भी डॉक्टर साहब अपने उद्देश्य पर कायम रहे। अंततः अनशन के 11वें दिन नेपाल सरकार को झुकना ही पड़ा। अश्विन 15 गते नेपाल सरकार के साथ वार्ता हुई। नेपाल सरकार द्वारा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के लिए लिखित प्रतिबद्धता जाहिर की गई और डॉक्टर साहब को 48 घंटे के भीतर हिरासत मुक्त करने का वचन भी दिया गया। उसके बाद ही डॉक्टर साहब ने अनशन तोड़ा, पर नेपाल सरकार का इरादा कुछ और ही था। नेपाल सरकार ने मधेशी जनता को फिर से धोखा दिया। अपने समझौते से मुकरते हुए नेपाल सरकार ने डॉक्टर साहब के खिलाफ अश्विन 22 गते विशेष अदालत में राज्य विपल्व का मुद्दा दायर किया और जन्म कैद की मांग की। उधर कई दिन चले बयान और बहस के बाद आश्विन 28 गते विशेष अदालत द्वारा 50,000 रुपया जमानत खोली गई, पर डॉक्टर साहब ने वो धरोटी देने से इनकार कर दिया। डॉक्टर साहब ने मधेश के लिए जान देने की ठान ली थी। अपना सर काट कर देने को भी तैयार थे। अंततः धरोटी नहीं देने की वजह से डॉक्टर साहब को काठमांडू के दिल्ली बाजार जेल भेज दिया गया। वहां पर उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया गया। डॉक्टर साहब को रात को 10 बजे तक बारिश में बाहर भिजते रहना पड़ा। बाद में भंसा घर में नीचे सोने की जगह दी गई। दूसरों से बातचीत करने के कारण उन्हें सजा भी दी गई। उधर डॉक्टर साहब जेल में यातना भोग रहे थे तो बाहर मधेशी जनता भी उतनी ही चिंतित थी। मधेशी जनता ने डॉक्टर साहब को जेल से छुड़ाने के लिए जिले जिले में 1 रुपया संकलन अभियान चला दिया और छठी पर्व में डॉक्टर साहब के लिए प्रार्थना भी जगह जगह की गई। पर्व त्योहारों में अन्य देवी देवताओं के साथ डॉक्टर साहब की मूर्ति भी बनाकर जगह जगह अभियान चलाया गया। अंततः अगहन 8 गते मधेशी जनता की इच्छा और जनमत का कदर करते हुए डॉक्टर साहब जेल से बाहर निकले। रिहा होने के पश्चात डॉक्टर साहब जन संबोधन करने के लिए निकले। उस लक्ष्य के लिए हम पूरे जीवन भर लगते रहेंगे। जनता डॉक्टर साहब की दीवानी हो चुकी थी। डॉक्टर साहब जहां जाते 10,000 की संख्या में जनता उमड़ पड़ती थी, वो भी बिना किसी तैयारी के। ये नेपाल सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उस 19 गते शनिवार को विराट नगर में आम सभा का कार्यक्रम रखा गया था।
एकदम शांतिपूर्वक। वहां पर व्यापक पुलिस दमन हुआ। कई राउंड आंसू गैस छोड़ी गई और हवाई फायर भी किए गए। प्रहरी ने डॉक्टर साहब के पैर भी तोड़ दिए और उनके बाएं हाथ की अंगुली से भी खून निकल गया। डॉक्टर साहब को सभा स्थल से ही पुलिस उठाकर ले गई। हिरासत में पीड़ा से छटपटाने पर भी डॉक्टर साहब को इलाज के लिए नहीं ले जाया गया। रात को 9:30 बजे मोरंग पुलिस ने डॉक्टर साहब को हिरासत से मुक्त कर दिया, पर उन पर विराट नगर वापस जाकर इलाज कराने पर रोक लगा दी। विवश होकर डॉक्टर साहब को इटहरी लाया गया और दर्द की सुई लगाई गई। उसके बाद धरान के अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया। डॉक्टर साहब के पैर टूटने की वजह से बैंडेज किया गया। उधर पुस 24 गते के लिए वीरगंज में आम सभा पहले ही तय हो चुकी थी। इसलिए पैर टूटने के बावजूद भी पुलिस को चकमा देते हुए डॉक्टर साहब वीरगंज सभा स्थल तक पहुंचने में कामयाब रहे। बैसाखी के बल पर सभा स्थल पर पहुंचकर उन्होंने जोर से दहाड़ लगाई।
वीरगंज में भी पुलिस ने स्टेज को तोड़ फोड़ कर दिया। कई राउंड आंसू गैस छोड़ी गई और हवाई फायर किए गए। मधेशी जनता को बहुत ही रंग भेदी गाली दी साहब को गई, गिरफ्तार जिसके कारण स्थानीय जनता प्रतिकार पर उतर गई। कैंप में रखा गया। डॉक्टर साहब को गिरफ्तार करके 12 पिलुआ के जंगल में स्थित सशस्त्र कैंप में रखा गया। उधर काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करके डॉक्टर साहब ने सारी घटनाओं को मीडिया के सामने रखा और चेतावनी दी थी कि नेपाल सरकार के इस क्रूर दमन के विषय में जो खामोशी नेपाली मीडिया और मानव अधिकार कर्मी दिखा रहे हैं वो कालांतर में किसी के हित में नहीं होगी। नेपाल सरकार द्वारा बारंबार हो रहे आक्रामक पुलिस दमन का जवाब डॉक्टर साहब ने अपने ही ढंग से दिया। पुलिस दमन के खिलाफ डॉक्टर साहब ने फूल आंदोलन छेड़ दिया। नजरबंद में रहने के बहुत दिनों के अंतराल के बाद चैत 21 गते शनिवार झापा जिले के राजगढ़ में डॉक्टर साहब की आम सभा की घोषणा की गई थी। उसके लिए नेपाल पुलिस एक दिन पहले से ही दर्जनों जगहों पर छापा मार के डॉक्टर साहब को गिरफ्तार करने के लिए तलाश करती रही। राजगढ़ आने वाले सारे मार्ग सील करके पुलिस द्वारा कड़ी जांच की जाने लगी, परंतु डॉक्टर साहब भी पुलिस को चकमा देते हुए सभा स्थल के पास में ही एक गांव में छुप गए थे। सभा के दिन डॉक्टर साहब एक मोटरसाइकिल पर साधारण हुलिये में सवार होकर सभा स्थल तक पहुंचने में सफल रहे, परंतु मोटरसाइकिल पर से उतरते ही उन पर सशस्त्र पुलिस की टोली ने लाठी बरसाना शुरू कर दिया। दर्जनों लाठियां उन पर बरसती रही। डॉक्टर साहब को सिर, गर्दन और बाह पर काफी चोट आई। डॉक्टर साहब को बचाने के क्रम में 18 लोग घायल हुए। पुलिस ने उस दिन 61 आदमियों को गिरफ्तार किया। डॉक्टर साहब को ज्यादा चोट लगने से पुलिस ने उन्हें मेची अंचल अस्पताल भद्रपुर में भर्ती करके इलाज करवाया। बाद में रात को करीब 1 बजे उनको रिहा किया गया। घायल अवस्था में डॉक्टर साहब को कार्यकर्ताओं ने उठाकर मध्य रात में विराट नगर के नोबल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया और वहां पर उनकी जांच और इलाज करवाया। डॉक्टर साहब ने सदैव अग्र मोर्चा पर रहकर लीड किया, अग्र पंक्ति पर रहकर पुलिस के दमन का सामना किया। भले ही अपने पैर तुड़वा लिए, भले ही अपना सर फुड़वा लिया, भले ही सैकड़ों लाठियां खुद खा ली, खुद ही दर्जनों बार जेल गए, खुद ही सैकड़ों यातनाएं सही, परंतु कभी जनता को कुछ होने नहीं दिया। मधेश के लिए ही जेल जाने वाले वे मधेश के अकेले राजनेता हैं, मधेश के महानायक हैं, मधेशियों के मसीहा हैं। डॉक्टर साहब के बढ़ते मानव अधिकार हनन के प्रति कोई संघ संगठन आगे नहीं आए। मानवाधिकारी संघ संस्थाओं ने प्राय स्वराजियों के प्रति हो रहे अन्याय और दमन के प्रति मौनता ही दिखाई। मधेश की सेवा के लिए दिन रात संघर्ष में लगे रहने के कारण और बार बार पुलिस द्वारा गिरफ्तार होने और जेल जाने के कारण डॉक्टर साहब अपने बाल बच्चों से
वर्ष दिन से अलग ही रहते आए थे। लग नहीं हो तो है बिना मनवा, हो आए नहीं हो तो है बिना चैना, हो लग नहीं हो तो है बिना मनवा, टक टक देखी रही मेरी, टक टक देखी रही मेरी, अब तो है नैना, ओ नैना, नैना, टक टक देखती रही मेरी। बन के साया तेरा बिछाना छोड़ मैं, ये जो नाता है रस्मों का, तेरा साथ ना छोड़ मैं, बन के साया तेरा बिछाना छोड़ू मैं, ये जो नाता है रस्मों का, तेरा साथ ना छोड़ू मैं जिस्म हूँ बस तू मेरी जानी है, जानी है, हो लगे नहीं हो तो है बिना मनवा। उधर बच्चों की देखभाल और खान पान अच्छा ना होने की वजह से डॉक्टर साहब का बेटा चरम कुपोषण का शिकार हो गया। वो 5 वर्ष के होने पर भी स्कूल नहीं जा पाया था। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने अस्पताल में ही महीना 1.5 महीना तक भर्ती करने के लिए कहा। बच्चों को अपने पास रखकर देखभाल करने में आसानी हो और मुद्दा लड़ने के लिए काठमांडू जाने में भी आसानी हो, इसलिए डॉक्टर साहब जनकपुर शिफ्ट हो गए। जनकपुर रहने के लिए करीब 6 महीने से डेरा तलाश कर रहे थे, परंतु लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर ही घबरा जाते थे, डेरा नहीं देते थे
अंततः एक छोटा सा कमरा डेरा में लेकर डॉक्टर साहब बाल बच्चों सहित जनकपुर में रहने लगे। डॉक्टर साहब का नाम सुनकर उनके बेटे को जनकपुर में कोई भी स्कूल भर्ती नहीं करना चाहता था। अंततः एक जान पहचान के स्कूल में जैसे तैसे साथियों से कहकर दाखिला दिलाया। इसी बीच में फागुन 23 गते नेपाली सेना के प्रधान सेनापति राजेंद्र क्षत्री ने डॉक्टर साहब के खिलाफ नेपाली सेना परिचालित करने की चेतावनी दी। पनि देश नै टुक्र्याउने खालका तथा राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतालाई खतरा पुर्याउने प्रवृत्तिका सुरक्षा चुनौतीहरू सिर्जना भएमा नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार विधिसम्मत तरिकाले नेपाली सेना स्वत परिचालन हुने पनि प्रश्न पार्नु भयो। उधर चैत 17 गते एबीसी टेलीविजन ने पत्रकार सुशील पांडे के साथ डॉक्टर साहब की अंतर्वार्ता को प्रत्यक्ष प्रसारण किया। आज हामी यसै सम्बन्धमा छलफल गर्दैछौँ। स्टुडियोमा हुनुहुन्छ स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक डाक्टर सीके। हामी चाहिँ आफ्नो काम गर्छौँ र हाम्रो चाहना नै के हो भने जनताले चाहनुपर्छ र जनताले चाहेपछि विश्वको कुनै पनि सुपर पावरले कहिले पनि इतिहासमा रोक्न सकेको छैन। उस अंतर्वार्ता ने नेपाली मीडिया और समाज में हलचल पैदा कर दी। मधेशी जनता के बीच में भी वो अंतर्वार्ता बहुत ही लोकप्रिय हुई। उसका वीडियो मधेश आंदोलन में जगह जगह दिखाया जाने लगा। उधर अंतर्वार्ता प्रसारण होते ही प्रेस काउंसिल की आकस्मिक बैठक ने एबीसी टेलीविजन के ऊपर कार्रवाई करने का निर्णय किया। उसके साथ साथ प्रेस काउंसिल ने बारंबार डॉक्टर साहब व उनके अभियान से संबंधित कोई भी खबर नहीं छापने के लिए उर्दी जारी करती रही। डॉक्टर साहब व उनके अभियान से संबंधित खबर प्रसारण करने वाले विभिन्न मीडिया हाउस की कार्यवाही भी करती रही। 2073 साल अगहन 10 गते रंगभेदी गिरफ्तारी की वार्षिकी के अवसर पर डॉक्टर सीके राउत सहित 250 से अधिक समर्थकों को नेपाल पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए मधेश के विभिन्न जगहों से गिरफ्तार किया। 2073 साल अगहन 21 गते मंगलवार के दिन जनकपुर में विवाह पंचमी के मेला पश्चात नगर में फैली गंदगी की सफाई करने के कार्यक्रम से धनुषा प्रहरी ने गिरफ्तार करके 17 कार्यकर्ताओं के ऊपर सार्वजनिक अपराध का मुद्दा दायर कर दिया। उधर घर को पुलिस द्वारा बार बार घेरने की वजह से डेरावाल ने डॉक्टर साहब को घर से निकाल दिया। छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहां जाएं, कुछ पता नहीं। फिर भी अंत में जनकपुर के मछली बाजार में एक गुफा जैसा अंधेरा पड़ा हुआ कमरा मिला। अपने बच्चों को लेकर डॉक्टर साहब वहीं रहने लगे। वहां भी पुलिस चारों ओर से घर को घेरे ही रखती थी। इस तरह से नेपाल सरकार ने गठबंधन को कोई भी गतिविधि करने के ऊपर में ही रोक लगा दी थी। यहां तक कि सामाजिक कार्य करने के ऊपर भी अघोषित प्रतिबंध ही लगा दिया। फिर भी
2073 साल माघ 5 गते बलिदानी दिवस के अवसर पर सिरहा जिले के लाहान में डॉक्टर साहब का जन संबोधन का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम को रोकने के लिए नेपाल पुलिस द्वारा हरेक कोशिश की गई। डॉक्टर C.K. राउत के जनकपुर स्थित निवास को घेर कर रखा गया। रास्ते में भी जगह जगह पर लोगों को रोकने के लिए पुलिस तैनात की गई। कई जगहों से आने वाली बसों और ट्रैक्टरों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। फिर भी लाखों की संख्या में मधेशी जनता उतर गई। डॉक्टर साहब भी पुलिस की नजरों से बचकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने में सफल रहे। लाहान के शहीद पार्क में मधेशी शहीदों को माल्यार्पण करने के बाद डॉक्टर साहब ने सभा को संबोधन किया। याद करते हुए कि हमने आखिर क्या पाया 10 बरस के बाद, हमारे शहीदों का सपना का क्या हुआ, क्या हमारे शहीदों ने इसीलिए बलिदानी दी थी? कदापि उन्होंने मधेश को 6 टुकड़ा में बांटने के लिए बलिदानी नहीं दी थी। ये एक समृद्ध मधेश देखना चाहते थे, एक अखंड मधेश देखना चाहते थे, और हम सबका आज फर्ज बनता है। उसी दिन लाहान में ही मधेशी मोर्चा ने भी अपनी सभा रखी थी, परंतु जहां पर मधेशी मोर्चा की सभा में लगभग 100 आदमियों की उपस्थिति थी, वहीं डॉक्टर साहब की सभा में लगभग 1 लाख जनता सहभागी हुई थी। 2073 साल माघ 5 गते की सभा ने देश विदेश में पूरी तरह हलचल मचा दी। इस विषय को लेकर नेपाल की संसद में भी बारंबार आवाज उठी। डॉक्टर साहब पर कार्रवाई करने के लिए नेपाल सरकार के ऊपर अनेकों दबाव डाले गए। देखिए हजूर, आजकल का लौंडा सीके पीके मेरा राजनीतिक चौपट कर रहा है। कुछ कीजिए हजूर, 2-4 खोखा मैं भिजवा दूंगा। ठीक है मंत्री जी। इस कारण से 2073 साल माघ 20 गते करीब 30 से 40 पुलिस वालों ने डॉक्टर साहब के जनकपुर स्थित किराए के मकान को घेर लिया। डॉक्टर साहब ने अपने सहयोगी को पुलिस से गिरफ्तारी पूर्जी मांगने के लिए नीचे भेजा। तब तक में 2 जगहों पर ग्रिल में लगे हुए तालों को तोड़कर बंदूक सहित करीब 10-15 सशस्त्र पुलिस घर के अंदर घुस गई। पुलिस ने डॉक्टर साहब के छोटे छोटे बच्चों तथा पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करते हुए डॉक्टर साहब को गिरफ्तार किया। डॉक्टर साहब को धक्का मारकर पुलिस गाड़ी में बैठाकर ले गए। जनता देखती रह गई। डर के मारे कोई आगे नहीं आया। चाबी नहीं संभाला, हम चाबी लगा आवे जी। हम चाबी आने ला तब से तला तोड़ का भीतर सरासर से 5-7 डॉक्टर साहब को जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा में करीब 1 घंटा रखा गया। उस दौरान में डॉक्टर साहब के घर की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान डॉक्टर साहब की पत्नी और बच्चों के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। बच्चे रोते रहे, बिलखते रहे, बचाने के लिए कोई नहीं आगे आया। डॉक्टर साहब को रात लगभग 10 बजे तक ढलकेबर इलाका प्रहरी कार्यालय में रखा गया। उसके बाद सिरहा जिले के लाहान इलाका प्रहरी कार्यालय में लाकर हवालात में बंद कर दिया गया। उधर डॉक्टर साहब ने हिरासत में कहा कि नेपाल सरकार और आतंकवादी संगठन ISIS में कोई फर्क नहीं। लाहान हिरासत में कैदियों को यातनाएं देने की बात भी सामने आई। पुलिस द्वारा बयान कराने के समय में यातना देने, देर रात को ले जाकर बंदूक दिखाकर जबरदस्ती बयान पर दस्तखत कराया जाता था। पीने के पानी के लिए भी तड़पाया जाता था।
कपड़ा देने तथा भेंट मुलाकात करने के लिए अवरोध डाला जाता था। डीएसपी का अंगरक्षक मध्य रात्रि को सेंट्री से आकर कहता था, इन लोगों को गोली ठोक दो, तुम्हारा ट्रांसफर अच्छी जगह करा देंगे। फागुन 1 गते डॉक्टर साहब को सिरहा जिला अदालत में लाने के लिए चलो सिरहा भरू सिरहा का कार्यक्रम रखा गया था। माघ 5 गते लाहान की तरफ कहीं फिर लाखों जनता ना उभर पड़े, इसके लिए नेपाल पुलिस ने सुनसरी से लेकर परसा जिले तक के दंगा पुलिस को सिरहा जिला में बुलवा लिया। पूरे सिरहा जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया। गांव-गांव से आने वाली जनता को स्थानीय पुलिस चौकी ने गांव के भीतर ही रोक दिया। सिरहा बाजार में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का प्रवेश भी निषेध कर दिया। फिर भी हजारों की संख्या में समर्थक हेम नारायण चौक और जिला अदालत के सामने जमा हुए और डॉक्टर सीके राउत को रिहा करो जैसे नारे लगाकर पूरे बाजार को गुंजायमान कर दिया। पुलिस ने समर्थकों को बंदूक दिखाते हुए गोली चलाने की धमकी दी तो कई समर्थक अपना ऊपरी कपड़ा उतारकर छाती दिखाकर प्रदर्शन करने लगे। नेपाली पुलिस को नंगी छाती पर गोली मारने के लिए चुनौती देने लगे। उसी क्रम में पुलिस कई बार लाठीचार्ज करके जनता को बिखेर देती थी। फिर भी जनता पुनः इकट्ठी होकर नारेबाजी करने लगती थी। लाठीचार्ज से दर्जनों समर्थक घायल हुए। घटना की तस्वीर खींच रहे पत्रकारों के मोबाइल और कैमरे भी पुलिस ने फोड़ दिए। फागुन 1 गते सिरहा जिला अदालत ने पुनः 10 दिन का म्याद थप करने का फैसला किया। उधर फाल्गुन 7 गते रूपंदेही जिले के मरचुआर में प्रजातंत्र दिवस के अवसर पर भी समर्थकों ने कार्यक्रम रखा था। सभा के दिन चारों ओर से मोर्चाबंदी करके समर्थक सभा स्थल की ओर आगे बढ़े। नेतागण अलग अलग दिशाओं से आने वाले मोर्चों को संभाले हुए थे। हर एक मोर्चे को अवरोध करने के लिए और उसे सभा स्थल तक नहीं पहुंचने देने के लिए भारी संख्या में नेपाली पुलिस तैनात की गई थी। सभा स्थल की ओर बढ़ रहे मोर्चे पर नेपाल पुलिस ने अंधाधुंध लाठीचार्ज करने के साथ साथ कई राउंड आंसू गैस के गोले भी छोड़े। आंसू गैस सेल प्रहार किया। परिणाम स्वरूप सभा स्थल पर आने वाले सभी नाके युद्ध स्थल जैसे दिखने लगे। मरचुआर घटना के बाद फागुन 10 गते नेपाल के प्रधान सेनापति राजेंद्र क्षत्री ने डॉक्टर सीके राउत के अभियान को रोकने के लिए देश भर के प्रतिनापतियों को तैयार रहने का निर्देश दिया। प्रधान सेनापति राजेंद्र छेत्रीले विखण्डनकारी तथा राष्ट्रिय अस्थिरता पैदा गर्ने तत्त्वलाई सेनाले नछाड्ने बताएका छन्। आइतबार सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा पूर्व प्रधान सेनापतिहरू तथा पहलवाला एवं पूर्व रथी वृद्धहरूको भेलामा राष्ट्रको वर्तमान सुरक्षा स्थिति बारे चर्चा गर्दै सेनापति छेत्रीले फागुन 18 गते नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने राष्ट्र के नाम पर संबोधन करते हुए डॉक्टर साहब और उनके कार्यकर्ताओं को कुचल देने की खुली चेतावनी दी। एक थरी तत्त्व मधेसको आवेगलाई भड्काएर मुलुक विखण्डन गर्ने दिवा स्वप्न देखिरहेका छन्। म आज यही सम्बोधनबाट खुला रूपमा भन्न चाहन्छु, विखण्डनकारी सर्पका हरेक फणा कुल्चिनेछ। डॉक्टर साहब सहित सिरहा पुलिस की हिरासत में रहे 10 स्वराज्यों के लिए राज्य विरुद्ध के संगठित अपराध के मुद्दों में म्याद थप करता गया। इस दौरान डॉक्टर साहब के साथ अनेकों यातनापूर्ण व्यवहार करने के साथ साथ डॉक्टर साहब की बैंक खाता, संपत्ति और पासपोर्ट के ऊपर भी नेपाल सरकार ने रोक लगा दी, जिससे उनके गर्भवती पत्नी तथा छोटे छोटे बच्चों को जीवन यापन करने में काफी कठिनाई हुई। (2073) साल चैत्र 31 गते रिहा करने का आदेश दिया, परंतु डॉक्टर साहब को अदालत के गेट पर ही पुनः गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होते होते डॉक्टर साहब ने उपस्थित जन समुदाय से शांतिपूर्ण मार्ग पर अडिग रहने के लिए आह्वान किया। डॉक्टर साहब के स्वागत के लिए फूल मालाओं सहित उपस्थित हुई जनता ने डॉक्टर साहब के ऊपर फूल बरसा दिए। डॉक्टर साहब को पुलिस रातों रात रूपंदेही जिले में ले गई। उधर बाहर में 2 दिनों तक डॉक्टर साहब के विषय में कोई खबर तक नहीं पहुंच पाई कि आखिर उन्हें कहां ले जाया गया। ऐसा लगा कि सरकार ने डॉक्टर साहब को गायब ही कर दिया। बैसाख 7 गते गुरुवार को अदालत में डॉक्टर साहब का बयान लिया गया।
पुलिस के खिलाफ बयान देने के कारण डॉक्टर साहब को यातना देने के लिए भैरहवा हिरासत में 21 कैदी रहे कक्ष में कैदियों के हाथों मारपीट करने के लिए सौंप दिया। साला बिहारी, यहाँ पर तेरा इतना सा भी औकात नहीं है। कुछ भी तुम्हारे जैसे लोगों को इस देश में कोई काम नहीं है। मत जाओ साला, पीट पीट कर मार डालेंगे। सर पर हर दर्द सह जाऊं। वो फिरंगे तो जितना कर जुल्म, हिम्मत ना तू तोड़ पाएगा। मैं सराज हूँ मर कर वापस आऊंगा। हो लग नहीं हो तो है बिना मनवारा। हो टक टक दे ही रही मेरी, टक टक दे ही रही मेरी। अब तो है डॉक्टर साहब के घर में सभी चिंतित थे। घर में बहुत परेशानी थी। डॉक्टर साहब के माता पिता बहुत बीमार थे। बच्चे भी जनकपुर में अकेले थे। बच्चे भी निराश हो गए कि डॉक्टर साहब एक जगह से छूटते हैं तो पुलिस दूसरी जगह से फिर पकड़ लेती है। अब 10 वर्ष 20 वर्ष कितना जेल होगा पता नहीं। डॉक्टर साहब घर में रहते तो घर में बैठे प्रोग्रामिंग करके गुजारा चलाते थे। पुलिस के पकड़ने पर वो भी रुक गया था। इसलिए डॉक्टर साहब को भी बच्चों की चिंता सताती थी कि बच्चे क्या खा रहे होंगे, कैसे रहते होंगे, कहीं भूखे तो नहीं होंगे। पुलिस और सरकार के डर के मारे डॉक्टर साहब के परिवार व बच्चों को कोई देखने तक नहीं आता था। मदद करने की बात तो दूर है। डॉक्टर साहब की पत्नी बीमार थी। ऐसी हालत में भी कहीं से कोई मदद नहीं मिली। वो मदद के लिए दर दर भटकती रही। ऐसी ही चिंता के बीच डॉक्टर साहब ने पुलिस हिरासत से ही अपनी पत्नी के नाम एक पत्र में कविता लिखी थी। पर्खा छोरा आँखा नचिम्ला, म 2 मुट्ठी चामल लिएर आउँदैछु। पेट बेसरी थिचेर भए नि बस, सँगै खान थोरै अन्न लिएर आउँदैछु। प्यारी खाली भाँडो भए नि चुल्होमा बसेर राख, खाली पानी भए नि डाडुले चलाइराख। सायद एकोहोरो स्वरले भोको नानी निदौला कि के थाहा नियतिको म फेरि फर्किन होला कि। अंततः बैसाख 12 गते बहस के बाद अदालत ने रिहा करने का आदेश दिया, परंतु डॉक्टर साहब को रूपंदेही पुलिस ने फिर से गिरफ्तार करके उसी रात अड्डासार करते हुए रोहतट जिला प्रहरी को सौंपा गया। रोहतट जिला अदालत में डॉक्टर साहब के ऊपर चलाए गए राज्य विरुद्ध के संगठित अपराध मुद्दे में बैसाख 14 गते उनकी तरफ से 37 वकीलों की बहस के पश्चात उन्हें साधारण तारीख पर रिहा करने का आदेश दिया। अखनो देखाव जा रहा है, हम अदालत किस अदालत से निकल लिए हैं।
ऐसे पहले सिरासन फैसला दिल के देते मत हो फैन पकड़ लेके तकर बाद ला गेल अहाँ रूपनदेहियो में न्यायालय का फैसला दो दिल के फिर ला दिल फैन उठा से निकलिए नहीं उठा भीतर पकड़ के लेके ऐठा आन ले उठा अखन निकल छे कि नहीं निकल छे लेकिन ऐठा पुलिस के गाड़ी एक लगल छे तो यही रफ्तार पर अन्याय है तो पाप का घड़ा बहुत जल्दी भाग। डॉक्टर साहब को पकड़ने और यातना देने का क्रम चलता रहा। इधर बाहर में काम करने के लिए, जमानत देने व पर्चा छपवाने के लिए कोई पैसा नहीं था। इस समस्या से जूझने के लिए विभिन्न जिलों के स्वराजियों ने महीनों में एक दिन भूखा रहने का निर्णय किया। उसके बदले हर एक महीना 100 रुपए जमा करके उसे प्रयोग करने का निर्णय किया। उसी अनुसार 2074 साल सावन महीने से विभिन्न जिलों में स्वराजियों द्वारा उपवास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। उधर 2074 साल अगहन 21 गते प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन का दिन था। उस दिन ही जनकपुर के माछा बाजार स्थित डेरा से नेपाल प्रहरी ने फिर से डॉक्टर साहब को गिरफ्तार किया। डॉक्टर साहब के डेरा के ग्रिल में लगे तारों को तोड़कर करीब 1 दर्जन पुलिस वाले बिना किसी पकड़ाव व खान तलाशी पुर्जी के कुत्ते सहित घर में जबरदस्ती घुस गए। घर में खाना खा रहे छोटे छोटे बच्चों को आतंकित किया। घर की तलाशी लेने के साथ साथ डॉक्टर साहब को गिरफ्तार किया। अब कहिया तक थाना में रखल जेतै, कहिया तक हिरासत में रखल जेतै, एहि विषय में कोनो जानकारी नहीं देल गेल छै। देख रहल छी अपने से एक्सक्लूसिव दृश्य डॉक्टर सीके राउत के मात्र अपन टेलीविजन से। और बच्चा के साथ दुर्व्यवहार करते हुए मुझे गिरफ्तार किया है। उसके बदले में डॉक्टर साहब के गांव सप्तरी के महादेवा से एक भी मतदान नहीं हुआ। पूरा शून्य मतदान रहा। ग्रामीणों ने मतदान का पूर्णतः बहिष्कार किया। सेना और पुलिस को लाकर गांव में परिचालन किया गया। गांव भर में जनता को मतदान करने के लिए अनेकों चेतावनियों और धमकियों सहित बार बार माइकिंग किया गया। लोगों के घर घर जाकर सेना और पुलिस के जवानों ने धमकी दी। अनेकों डर भी दिखाए, परंतु गांव के लोग अपने निर्णयों पर अटल रहे और एकता को बनाए रखा। परिणाम स्वरूप शाम तक में एक भी मतदान नहीं हुआ और खाली मतपेटिका को ही मतदान केंद्र से वापस ले जाना पड़ा। अंततः अगहन 27 गते उच्च अदालत के द्वारा डॉक्टर साहब को रिहा किया गया। – 2074 साल माघ 5 गते सिरहा जिले में हर एक साल मनाए जाने वाले बलिदानी दिवस के अवसर पर डॉक्टर साहब के श्रद्धांजलि देने निकल सकने की आशंका में उनके निवास को माघ 3 गते के दिन से ही नेपाल प्रहरी ने घेर लिया और 24 घंटे ही घर के चारों ओर तथा आसपास के घरों की छतों पर और सड़कों पर करीब 2 दर्जन पुलिस की तैनाती कर दी गई। वैसे डॉक्टर साहब का कोई कार्यक्रम नहीं था, फिर भी डॉक्टर साहब घर में नजरबंद ही रहे। डॉक्टर साहब को लगातार नजरबंदी में रखा जाने लगा। घर से निकलने ही नहीं देते थे। जनकपुर निवास में घर के चारों ओर पुलिस का पहरा हरदम लगा रहता था। कार्यकर्ताओं के ऊपर भी जगह जगह दमन होने लगा। भरखर जीते हुए जनप्रतिनिधि और नेता लोग डॉक्टर साहब के कार्यकर्ताओं का दमन करने लगे। पुलिस को कहकर उन्हें पकड़वाने लगे, घर पर छापा मरवाने लगे। परिणाम स्वरूप संगठन की गतिविधियां लगभग शून्य सी हो गई। इसको देखते हुए प्रमुख नेताओं ने बार बार बैठकें रखी। आगे कैसे बढ़ें, इस पर बार बार छलफल चलता रहा। अधिकांश केंद्रीय नेताओं का कहना था कि बिना पार्टी के अब काम नहीं चलेगा। आखिर गांधी जी की भी तो अपनी पार्टी थी। गांधी जी तो खुद ईस्वी 1924 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष ही थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अंग्रेजों के मातहत ही ईस्वी 1937 में निर्वाचन में भाग लिया था और 11 में से 8 राज्यों में विजय हासिल की थी।
सुभाष चंद्र बोस की भी अपनी ही पार्टी थी, यहां तक कि भगत सिंह की भी अपनी ही पार्टी थी, बाबा साहेब अंबेडकर की भी अपनी पार्टी थी। तो पार्टी बनाकर ही राजनीतिक अधिकारों को संस्थागत किया जा सकता है, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए सुनिश्चित किया जा सकता है। सिर्फ सड़क पर आंदोलन करते रहने और मरते रहने से ही अधिकार संस्थागत नहीं होगा। जान देने के लिए तो हम सभी हर वक्त ही तैयार हैं, पर जनता की भलाई भी तो हो। अभी डर के मारे कोई संगठन में नहीं लग रहा है, पार्टी बनेगी तो लोगों को लगने में सहज होगा, कार्यकर्ताओं को काम करने में सहज होगा। हम जनता के जनजीवन से जुड़े तरक्की उन्नति के कार्य भी कर सकते हैं। ऐसे तर्क करते हुए 6 महीने के दरमियान कई बार बैठक हुई। इसी तर्क के आधार पर केंद्रीय नेताओं ने पार्टी बनाकर ही आगे बढ़ने का निर्णय किया और पार्टी बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई। इसी बीच में नेपाल सरकार ने विभिन्न राजनीतिक समूहों से वार्ता करने वाली वार्ता समिति भी बनाई। उनसे वार्ता करने का भी निर्णय किया गया। उधर इसी बीच में उप प्रधानमंत्री श्री उपेंद्र यादव जब भादो 7 गते बर्दिया गए थे, तो जिला समन्वय समिति के हल में उनके कार्यक्रम सुनने के लिए राम मनोहर यादव सहित कुछ स्वराजी भी गए थे। परंतु उपेंद्र यादव ने भाषण शुरू करने से पहले ही पुलिस को इशारा करके राम मनोहर यादव सहित 4 स्वराजियों को पकड़वा दिया। उनको पुलिस हिरासत में कड़ी से कड़ी यातना दी गई और राम मनोहर यादव की पुलिस हिरासत में ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। उधर अश्विन 3 गते काला दिवस मनाने की तैयारी भीतर ही भीतर भव्यता के साथ चल रही थी, पर पुलिस ने भी इस बार डॉक्टर साहब को 15 दिन पहले ही पकड़ने की सोच बना ली थी। इसकी सूचना डॉक्टर साहब को प्राप्त हो गई थी। जैसे भी हो कार्यक्रम सफल करना ही था। जनता से अपेक्षा बहुत बड़ी थी, इसलिए कार्यक्रम जैसे भी हो सफल करने के लिए डॉक्टर साहब सुरक्षा कर्मियों को चकमा देते हुए रात को 12 बजे घर से निकल पड़े और भूमिगत हो गए। पुलिस पता लगाने के लिए छटपटाती रही, कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। सुराग लेने के लिए पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को पकड़ा भी, घर घर जाकर कई कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया भी, पर कहीं से कुछ भी पता नहीं चला। आखिर आश्विन 3 गते आ ही गया। पुलिस ने जनकपुर धाम को चारों ओर से सील कर दिया था। गाड़ियों का आवागमन भी बंद था। उधर दूसरी पार्टियों के नेता हमारे समर्थकों को गांव-गांव और रास्तों में ही रोकने लगे, पुलिस को बुलवाकर पकड़वाने लगे। करीब 600 से ज्यादा स्वराजियों को जनकपुर धाम में ही गिरफ्तार किया गया। दोपहर तक में पूरे मधेश में मायूसी छा गई। मधेशी जनता निराश होने लगी। विदेशों में भी प्रतीक्षा कर रही मधेशी जनता काफी दुखी हो गई। फिर भी स्वराजी हिम्मत नहीं हारे। डॉक्टर साहब स्वयं अपनी गोप्य जगह से ही उन्हें निर्देशन दे रहे थे। करीब 400 स्वराजी अकस्मात जनकपुर धाम से थोड़े दूर में जमा हुए और पूरी स्पीड में मोटरसाइकिल को चलाते हुए रैली प्रदेश सभा की ओर बढ़ी। अकस्मात जमा हुए और तेजी से बढ़ते हुए रैली को पुलिस रोक नहीं पाई। रैली ने प्रदेश सभा को घेरते हुए गेट और भवन पर झंडा लहराया। फिर वहां से निर्देश अनुसार जनकपुर धाम बाजार की ओर रैली बढ़ी। जैसे ही रैली रामानंद चौक पर पहुंची, डॉक्टर साहब भी मोटरसाइकिल पर सवार होकर भीड़ में पहुंच गए। शहीदों को माल्यार्पण किए। भाषण देने के लिए कोई स्टेज नहीं था, इसलिए गाड़ी के हुड पर ही चढ़ गए। तब तक में हजारों की संख्या में जनता ने डॉक्टर साहब को घेर लिया था। सैकड़ों बंदूकधारी पुलिस देखते ही रह गई। डॉक्टर साहब ने भी अपनी बाहें फैलाकर सीना दिखाते हुए पुलिस को चुनौती दी कि जितना गोली चलाना है चलाओ मेरे सीनों पर, तुम्हारी गोली से हम नहीं डरते, हम तो अपना अधिकार लेकर रहेंगे। इस घटना के 18 दिन बाद अश्विन 21 गते डॉक्टर साहब तारीख लेने के लिए घर से सिरहा और रोहतहट के लिए रवाना हुए। डॉक्टर साहब के साथ उनकी 4 वर्षीय बेटी भी थी। वहां तारीख लेने के बाद डॉक्टर साहब रोहतहट जिले के लिए रवाना हुए। वहां रोहतहट जिला अदालत के आगे भी डॉक्टर साहब को देखने के लिए हजारों की संख्या में जनता मौजूद थी।
कई अपने हाथों में फूल मालाएं लिए हुए थे। तारीख लेने के बाद डॉक्टर साहब जनता को प्रणाम करने के लिए अदालत के गेट पर पहुंचे। वहीं उन्हें कान में एक इंस्पेक्टर ने कहा कि आपको सीडीओ और एसपी साहब ने बुलाया है। तो डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी में बैठकर ही उनके पीछे गए। एसपी कार्यालय पहुंचने के बाद उन्हें बताया गया कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर साहब को उनकी 4 वर्षीय बेटी सहित पुलिस हिरासत में रखा गया। बेटी काफी बीमार थी, दिन भर उल्टी हुई थी और कुछ खाना भी नहीं खाया था, इसलिए डॉक्टर साहब का साथ छोड़ना भी नहीं मान रही थी। फिर भी करीब 6-7 घंटे हिरासत में रहने के बाद बेटी को रात के करीब 12 बजे जनकपुर धाम में छोड़ दिया गया। उधर डॉक्टर साहब को हिरासत कक्ष में लाया गया। वहां पर बैठने तक की जगह नहीं थी। 13-14 समर्थकों को भी पकड़कर हिरासत में रखा गया था। सभी इधर उधर सो रहे थे। डॉक्टर साहब भी एक कोने में जैसे तैसे जगह बनाकर बैठे, फिर वहीं कोट पैंट में ही सो गए। 90 दिनों तक डॉक्टर साहब को हिरासत में अनेकों यातनाएं दी गई। बाहर में सभी दसवीं, दीपावली और छठ मना रहे थे, परंतु डॉक्टर साहब हिरासत में कठोर यातनाएं काट रहे थे। वो भीतर में बीमार भी हो गए थे, जिससे उन्हें और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। करीब 60 दिन की यातना के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। डॉक्टर साहब के अलावा 4 साथियों को रिहा कर दिया गया, परंतु डॉक्टर साहब को जेल में डाल दिया गया। हाथ में हथकड़ी लगाकर डॉक्टर साहब को रोहतहट जेल में लाया गया और कड़ी निगरानी में रखा गया। कुछ महीने पहले ही डॉक्टर साहब का पथरी डायग्नोस किया गया था। डॉक्टर साहब इस इंतजार में थे कि हिरासत से छूटकर इसका इलाज करवाएंगे, परंतु जेल हो जाने से असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। रोहतहट जिले में कोई इलाज की व्यवस्था नहीं थी। डॉक्टर साहब को बार बार दर्द उठता था। वहां के प्रशासन की लापरवाही को देखकर स्थिति और भी विकराल लगती थी, क्योंकि मरने की अवस्था में पहुंचने पर भी जेल से बाहर कहीं ले जाकर इलाज करवाने की स्थिति में नहीं थे। डॉक्टर साहब ने प्रशासन से इलाज करवाकर वापस हिरासत में लाने की अनुमति मांगी। उसका जवाब नहीं आया, बल्कि डॉक्टर साहब को उस जेल से ही ट्रांसफर करके सेंट्रल जेल काठमांडू ले जाने के लिए आदेश आ गया। प्रशासन का कहना था कि डॉक्टर साहब को रोहतहट जेल में जान का खतरा है। कुछ नेता डॉक्टर साहब को जेल में ही मरवाने की योजना पर काम कर रहे थे, इसलिए डॉक्टर साहब को सेंट्रल जेल भेजा गया। जाड़े के महीने में घने कुहासे के बीच सुबह 4 बजे ही डॉक्टर साहब को हाथ में हथकड़ी लगाकर गाड़ी में डालकर काठमांडू ले जाया गया। हाथ में हथकड़ी होने से डॉक्टर साहब सर्दी में अपनी नाक तक नहीं पहुंच पाते थे। केंद्रीय कारागार काठमांडू में डॉक्टर साहब को करीब 300 आदमियों के साथ एक ही हॉल में रखा गया। सोने की बड़ी मुश्किल से 1.5-2 फीट की जगह ही मिलती थी। सेंट्रल जेल में हाथ में हथकड़ी लगाकर बाहर परिक्रमा कराई जाती। जेल में डॉक्टर साहब को बहुत बुरी यातनाओं से गुजरना पड़ता। उनका स्वास्थ्य वैसे भी ठीक नहीं था। उल्टा जाड़े में बीमार पड़ने की वजह से उन्हें जेल के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में डॉक्टर से जांच कराते समय भी पुलिस हथकड़ी नहीं खुलती थी। जेल में डॉक्टर साहब से किसी को मिलने तक नहीं दिया जाता था। डॉक्टर साहब के पीछे सदैव पुलिस का पहरा लगा रहता था। क्या बात करते हैं, पुलिस रिकॉर्ड करती थी। उधर डॉक्टर साहब के भाई साहब ने सर्वोच्च अदालत में पुनरावेदन याचिका दायर की। उसी पर कई दिनों से बहस चल रही थी। देश के एक से एक धुरंधर वकीलों ने बहस की। अंततः 2075 फागुन 23 गते डॉक्टर साहब सर्वोच्च अदालत के आदेश पर रिहा हुए। स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सीके राउतलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिए। 2075 फागुन 24 गते पूर्व घोषणा के अनुसार राष्ट्रीय सभागृह में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसमें नेपाल के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सभामुख, सांसद सभी की उपस्थिति थी।
उसमें नेपाल सरकार और स्वतंत्र मधेश गठबंधन के बीच में 11 सूत्रीय समझौता किया गया। डॉक्टर साहब ने सभा को संबोधित करते हुए वहीं से घोषणा की थी। के थियो भन्दाखेरि अब की बार एक ही मांग जनमत संग्रह का होएला र राज्य पक्षले जनतामा निहित रहेको त्यो संप्रभुतालाई स्वीकार गर्दै, नेपाली जनतामा रहेको त्यो सार्वभौम सत्तालाई स्वीकार गर्दै, पोइन्ट नम्बर 2 मा उहाँहरूले स्वीकार गर्दै हामीलाई राजनीतिक स्पेस दिनुभएको छ कि हैन, अब जे चाहिन्छ त्यो जनमतबाटै जनताले लिए हुन्छ। यहाँ जनता नै सर्वोपरि हो, जनता भन्दा ठुलो कोही पनि छैन। त्यही भएर यो राज्यको पनि जित हो, यो जनताको पनि जित हो। यसलाई कसैले अन्यथा अर्थ लाउने प्रयास नगरौँ, हामी सावधान रहौँ, यो सबैको जीत भएको। भव्य तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सारी जनता को साक्षी रखकर दोनों पक्षों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते से पूरा नेपाल तथा देश विदेश भी तरंगित हो गया। खुशियां पूरे मधेश में मनाई गई, जगह जगह दीपावली की गई। सत्ताधारी पक्ष और शासक वर्ग के नेताओं और पार्टियों को स्वतंत्र मधेश गठबंधन की मांग पूरा होने, उसके आगे नेपाल सरकार के घुटने टेकने आदि बातों को लेकर काफी नाराज हुए। ये तो दो देशों के बीच समझौते जैसा है कहकर उन्होंने काफी बवंडर भी मचाया। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार र सिके राउत समूह बीच भएको सम्झौतालाई राष्ट्रघाती भन्नुभएको छ। यो सहमतिमा जसरी दुईटा देशको बीचमा भए जस्ता शब्दहरू त्यहाँ प्रयोग भयो र हामीले अस्वीकार गरेको र अस्वीकार गर्नुपर्ने स्वतन्त्र मधेस भन्ने शब्द प्रयोग गरियो। पृथकतावादी नीति लिएर हिँडेको मान्छे यो ढङ्गले प्रस्तुत गरियो। मानौ नेपालको गौतम बुद्ध पछिका पृथ्वीनारायण शाह पछिका सबभन्दा तेस्रो हिरो नेपालका हुने जस्तो गरी जुन ढङ्गले प्रस्तुत गरियो। जनअभिमत र जनमत सङ्ग्रहका कुरा नै उठेका छन्। यो त्यति धेरै विवाद गरिराख्नु पर्ने कुरा चाहिँ होइन। जनमत सङ्ग्रहको बारेमा पनि संविधानले किटेरै भनेको छ, संसदको 2/3 बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकार र सिके राउतको बीचमा सम्झौता भइसकेपछि बढी बहस र प्रतिक्रिया जनमत संग्रहमा केन्द्रित भएको छ। का बारेमा सरकारले स्पष्ट पार्नु पर्दछ। समझौते के बाद डॉक्टर साहब जनकपुर धाम लौटे। वहां पर उनका एयरपोर्ट से ही भव्य स्वागत हुआ। हजारों की रैली ने पूरे नगर की परिक्रमा की। विजय के नारों के साथ पूरा शहर गूंज उठा। साल चैत्र 3-4 गते राष्ट्रीय परिषद की बैठक सिरहा के लाहान में हुई। उसमें वृहद छलफल पश्चात जनता के जन अभिमत की कद्र करते हुए जनमत पार्टी की घोषणा की गई। जनमत पार्टी की घोषणा के साथ ही जनता में उत्साह छा गया। चारों ओर मधेश में खुशहाली छा गई। वहीं से चैत्र 5 गते डॉक्टर साहब अपने माता पिता का दर्शन करने हेतु गृह जिला सप्तरी पधारे। डॉक्टर साहब का स्वागत करने के लिए पूरी जनता सड़कों पर उमड़ आई। दूर दूर से लोग दौड़ते हुए डॉक्टर साहब का अभिनंदन करने के लिए आते रहे।
जेल से छूटने के बाद डॉक्टर साहब जनता की सेवा में तुरंत उतर गए। चैत महीने में बारापरसा जिले में चक्रवात तूफान से पीड़ित हुई जनता से मिलने गए, अस्पतालों के निरीक्षण किए। चैत्र 30 गते सिरहा के मिर्चैया में विजय सभा का आयोजन भव्य रूप से किया गया। चुनौती लेकर कहता हूं कि आज भी अगर मधे से नाम पर कोई गोली चलती है तो किसी नेता के पास इतना हिम्मत नहीं कि वो गोली को अपनी छाती से लगाए। उस वक्त में सीके दौड़ की छाती वो गोली लेने के लिए तैयार रहेगी और हम अपने जान को कुर्बान करने के लिए भी कभी एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं है। आप विश्वास रहिए। जय मधे, जय स्वराज, जय जनमत पार्टी। बैसाख 8 गते शहीद राम मनोहर यादव के गांव बांके जिले के कपासी में सभा की गई। क्या गर्मी, क्या ठंड, क्या धूप, क्या छांव, क्या सूखा, क्या बारिश, डॉक्टर साहब जनता के बीच में हर पल बने रहे। जनता के सुख दुख में हर एक पल साथ खड़े रहे। जहां दूसरे नेता लोग काठमांडू में महल बनाकर वहीं रहते थे, डॉक्टर साहब मधेश की भूमि पर ही मधेशी जनता के साथ सदैव यहीं पर रहे। इसके साथ डॉक्टर साहब जनता के बीच में खुल्लम खुल्ला जाने लगे। जो सपने अधूरे रह गए थे सभी एक एक करके पूरे करने लगे। जो सभा काठमांडू में नहीं हो पाई थी उसे भी 2076 अगहन 7 गते आयोजन करके दिखा दिया। कोशी समझौता करे कोशी बेचने कोई मधेसी थे नन, गंडकी समझौता करे गंडकी बेचने कोई मधेसी थे नन। दर्जनों जगह सभाएं की गई। जनमत पार्टी जनता के बीच में तेजी से फैलने लगी। जनमत पार्टी विजय अभियान की ओर तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टर साहब अपने सर पर कफन बांधकर जनता को अधिकार दिलाने निकल पड़े हैं। मधेशी जनता को डॉक्टर साहब पर पूर्ण भरोसा है। जनता को पूरा यकीन है कि जनता राज जरूर आएगा, अधिकार जरूर मिलेगा, न्याय जरूर मिलेगा, अच्छे दिन जरूर आएंगे। जय मधेश, जय स्वराज, जय जनमत।